नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। वहीं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पद्म विभूषण स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान को जोड़ा। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देहरादून के कचहरी में स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले गांधी पार्क पहुंचे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पहुंचे। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें।
देखिए, आंदोलनकारी सपने के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि प्रथम दृष्टि 3 विषय महत्वपूर्ण थे राज्य निर्माण के। पहला था अवस्थापना व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। तो आज मैं कहता हूँ काफी प्रगति दिशा में हुई है। आज प्रत्येक गांव तक सड़क गई है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। दूसरा स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से था, तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर राज्य के समय हमारे पास केवल 2 ही स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू की सुविधा, तो आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का कार्य किया गया है। रोजगार के क्षेत्र से भी कह सकता हूँ कि अब पूरे प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की एक किरण जगी है। उसके लिए धामी जी ने अभी भी इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से अनेकों उद्यमों को लाने का प्रयास हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि समय लगेगा, क्योंकि अभी राज्य निर्माण के शुरुआती दिन है, और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे चौमुखी विकास का राज्य बनेगा, और आने वाला समय ये उत्तराखंड राज्य का है, और धीरे धीरे पूरे देश के पर्यटन क्षेत्र के रूप में ये राज्य हमारा। उत्तराखंड में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन दिसंबर माह में करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा, तो बचाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। बता दें कि हाल ही में लंदन दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किया है उसमें लोगों के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक लक्ष्य भी रखा गया है कि इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारेंगे, ताकि हमारे युवाओं और नौजवानों को रोजगार के अवसर अपने ही घर में मिले। देखिए, एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे, और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहाँ पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलौर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं, और विदेशों के भी जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं उनमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे सामने एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में है कि आज पूरी दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, आज वो भारत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इसके कारण से निवेशकों का रुझान भी आज दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की ओर हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी अधिकतम निवेश आए, हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले, उनको अपने घरों में ही जो हमारे नौजवान युवा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि चंपावत के आश्रम में वह कुछ दिन बिताने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि ये जो दौरा है वह चुनावी दौरा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। तो चुनावी दौरा है, लेकिन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ न कुछ जो पुराने गड्ढे हैं इनके, इस सरकार के, वो गड्ढे भरेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री आए, अच्छी बात है, मगर इस समय ये दौरा विशुद्ध रूप से चुनावी दौरा है। हाँ, यदि कैलाश मानसरोवर यात्रा जिसको भाजपा ने डिसकंटिन्यू करके तवांग से शुरू करवा दिया था, सिक्किम से, यदि वो फिर से उत्तराखंड की धरती से शुरू होती है, तो मैं समझूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा का पुराना पाप था वो धो दिया, और वो जो है उत्तराखंड।
आज रुड़की के भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा टारगेट पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। जिस गांव में टीबी का कोई मरीज नहीं रहेगा, उस गांव को टीबी मुक्त गांव घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने एसडीएम और भगवानपुर विधायक ममता राकेश से भी आग्रह किया है कि वह हर गांव के जनप्रतिनिधि को बुलाकर एक मीटिंग कर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर के बाद फिर आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, इसलिए सभी को चाहिए कि 9 नवंबर से पहले सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने का कष्ट करें। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं। हर सीसी में, पीएसी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा, उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट बनाया गया। अभी तक हमारे राज्य में 61 लाख लोगों ने आवाहिटी बना दी और 53 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना दिए। हमारा टारगेट यह है कि 9 नवंबर तक जब राज्य स्थापना दिवस होगा तो 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए, 100% लोगों की आवाहिटी बन जाए। और जो हमारा भगवानपुर हॉस्पिटल है, उसकी आज समीक्षा बैठक में मैंने कहा है और यहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद वहां मौजूद आंदोलनकारी से भी मुलाकात की और शहीद राजेश की माता जी को सम्मानित किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने कहा कि आज का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन तमाम शहीदों की बदौलत हमें नया राज्य मिला है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि उन सभी को दिली इच्छा थी कि शहीदों को और उनके परिजनों को 10% आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया है और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद यह विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है, जो जल्द ही लागू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अन्य जो भी समस्याएं शहीदों की और उनके परिजनों की है, सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। आंदोलनकारियों के बीच आकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि, क्योंकि निश्चित रूप से इस राज्य के निर्माण में जो आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबका बहुत बड़ा योगदान और उन सबकी स्मृति को नमन करने और उनको श्रद्धांजलि देने हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये मैंने यही कहा कि देखिए, राज्य बनने के बाद विकास की एक लंबी इस राज्य के अंदर हमने यात्रा पूरी की है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय के साथ साथ विकास को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हम लोग काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न था, आरक्षण में जो 3 सदस्य समिति बनी थी, मेरी अध्यक्षता में सौरभ बहुगुणा जी रेखा जी थी, उस पर हम लोगों ने आरक्षण देने की गलत करने के बाद माननीय कैबिनेट ने भी उसको पूरा तरह से रिपोर्ट के साथ सहमति देते हुए स्वीकार किया था। जब ये विधानसभा में जिसको प्रस्तुत किया गया विधेयक के रूप में लाने के लिए, तो कहीं कुछ मैं समझता हूँ, कुछ जिसे कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, इसके कारण इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक एक बार अगर इस तरह की हो जाए तो फिर आगे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ये हुआ, तो हमारा पूरा विश्वास है कि 1-2 महीने के अंदर विधानसभा सत्र बुला करके उसको हम जो है इस आरक्षण का जो सरकार का वादा है, जो इनकी एक आवश्यक मांग भी है, उसको पूरा करेंगे। और राज्य के शहीदों के प्रति सरकार हमेशा संवेदनशील है और शहीदों की भावनाओं के अनुरूप
राज्य को किससे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग लगातार मंथन और चिंतन करते हुए आगे बढ़े। माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा है, वो एकदम सही कहा है कि आज के दिन हम सबको सबसे पहले जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे राजनीतिकारी हैं, उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। क्योंकि आज जिस स्टेट में हम खड़े हैं, जिस प्रदेश में हम खड़े हैं, ये उनका उन्हीं की देन है। और राज्य आंदोलनकारियों का जो आरक्षण की बात आपने कही, मैंने मन से कहा कि ये बहुत पहले काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण कोर्ट में चैलेंज हुआ। कोर्ट में चैलेंज होने के बाद एडवर्स ऑर्डर्स आए, और जब हमारी 22 की सरकार बनी और कैबिनेट के सामने ये प्रकरण आया, तो कैबिनेट का एक स्पष्ट मत यही था। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। जिस उषा कंपनी के साथ सीएम ने लंदन में MOU साइन किया है, वह पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, तो नया इन्वेस्टमेंट कहां से है, यह सरकार को बताना चाहिए कि करण मेहरा के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही है। और आप 80-100 करोड़ रुपए जो है वो उसको फूके जा रहे हैं उसके वो करने में। देखिए, वो विपक्ष में है, विपक्ष के नेता को बिना तथ्यों की बात बोलनी नहीं चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हर प्रकार के सुझाव की एजेंसियां होती हैं, उनके साथ भी MOU होता है, एग्रीमेंट से चीजें आगे बढ़ती है। कौन होता है करण मेहरा कहने वाले कि सुझाव नहीं दे रहे? अगर विकास की एक दूरी, विकास का जो दृश्य आज उत्तराखंड राज्य के अंदर दिखाई दे रहा है, सेंटर से अनेकों योजनाओं के लिए बजट आ रहे हैं, अनेकों विषयों पर केंद्रीय मंत्री सहयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सब प्रकार की एजेंसियां अपना मार्गदर्शन भी करती है। मुख्यमंत्री को उसमें निर्णय उन्होंने लेना होता है। इसलिए कम से कम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से करण मेहरा बौखलाए ना, अपना भी कोई सुझाव तो दें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस तरह से 3 दिनों तक बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में बूथ स्तर को मजबूत करने पर विचार मंथन किया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने बूथ को सबसे ज्यादा मजबूत करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा की सीटों को जीत चुकी है। एक बार फिर बीजेपी 5 लोकसभा सीट जीतने के लिए तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय 20 सतीश जी का 3 दिवसीय प्रवास हमारे प्रदेश में रहा और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की बैठकें ली गई, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारी माननीय कुछ विधायकगणों से, माननीय मंत्रीगणों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ उनकी अलग अलग बैठकें हुई। और बैठकों का लक्ष्य एक ही है, 2024 के चुनाव में हम जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने 51% मत हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करना है। और इसके लिए पार्टी की रणनीति बनाई गई है, उनका मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त हुआ। और आगे हमारा अभी बूथ स्तर पर बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, द्वितीय चरण। इसके साथ ही बूथ की जो हमने कमेटियां बनाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटियों का सत्यापन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस सत्यापन के कार्यक्रम के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उनके प्रभारी बनाए गए हैं और लगातार उनके द्वारा OTP के माध्यम से और जो हमारा सरल ऐप है उसके माध्यम से उसका। बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने गांधी जयंती पर वार्ड नंबर 16 के बूथ नंबर 100 में बिगवाड़ा स्थित देव होम सोसाइटी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को
की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में दिया गया योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, जिससे युवाओं को सीख लेने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की सादगी व सरलता भरा जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। दोनों महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर विकसित एवं विश्व गुरु भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे देश में आपसी भाईचारे और अमन चैन और अहिंसा का संदेश दिया था, आज वास्तव में समाज और पूरी दुनिया को उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश सहित कई नेता मौजूद रहे। पदयात्रा किस तरह से आपने निकाली? हमारे देश के सबसे महान दो विभूतियाँ, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी इस आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी भी दिलाई और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है और गुलामी की बेड़ियाँ भी तोड़ी जा सकती हैं। तो आज हम नमन करते, प्रणाम करते, एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, फिर एक गोष्ठी का आयोजन है स्वराज आश्रम। महात्मा गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी जी के अनुकरणीय योगदान को कभी भी कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के बुनियादी रूप में महात्मा गांधी जी के विचार हैं और आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा पर चलती है, चाहे वो देश की आजादी है, चाहे देश के बाद का जो महात्मा जी की कल्पना का भारत था उसे बनाने की पहल हो। कभी भी मानवीय मूल्यों पे चलकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा से दूर रहने का प्रयास नहीं किया है और आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि देश की समस्याओं का निदान महात्मा गांधी जी के विचारों से ही चलकर हो सकता है और ये आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है और आज हम महात्मा जी को याद कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। जी और साथ ही हम लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे और जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से जो महात्मा गांधी जी का सपना था देश की आजादी पहुंचे उसे कर। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा की बैठक का आयोजन कलश मंडप काशीपुर में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया और प्रदेश की जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने पर मंथन किया गया और उसमें एक कमेटी गठन कर जांच के पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। साथ ही नगर निगम काशीपुर के कार्यक्रम में एडवोकेट उमेश जोशी को नगर निगम के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर सम्मानित किया गया। इसके लिए मेयर उषा चौधरी ने उनको बधाई दी। करा गया, स्वाभिमान की लड़ाई का आयोजन किया गया, उसकी सफलता को लेकर के आपने जो है आपकी हमारी जितनी भी उधम सिंह नगर की इकाई है उन्होंने एक सम्मान समारोह रखा है। मेरे को धन्यवाद देने के लिए जो है मैं यहाँ आया हूँ। समस्त जितने भी लोगों ने भागीदारी प्रयास करा है, ये सिर्फ पहला ऐसा भारतवर्ष में मौका हुआ था जिसमें एक संगठन ने आयोजन नहीं करा था। आज भी आप देखेंगे काशीपुर के जितने संगठन हैं एक मंच पर देखेंगे। हमने एकता का जो परिचय देते हुए सभी मंचों को एक साथ लेके आए और उस दिन जो संदेश गया पूरे भारत में उसकी चिंगारी उसी दिन से हुंकार जो भरी हमने। आज जगह जगह जो है महाकुंभ के आयोजन हो रहे हैं, अभी कई जगह घोषित हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर जो सारस्वत ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण जिन्हें आप बोलते हैं, उनके एक मंच पे लेकर के हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, सरकार को एक मांग पत्र फिर से देने जा रहे हैं। तो ये एक शुरुआत जयंती है और देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और आज 2 अक्टूबर शहीदी दिवस भी है उत्तराखंड का। इन सबको हम आज यहाँ पर नमन करेंगे। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा यह सामाजिक काम करना अपना कर्तव्य समझती है और जो देश का अभी महाकुंभ हुआ हरिद्वार, बहुत सफल सम्मेलन रहा, जिसमें पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के ब्राह्मणों ने भाग लिया। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेम भट्ट की बहुत महत्वपूर्ण। हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था, उसकी सफलता के लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विशाल शर्मा जी को सम्मानित करेंगे तथा सभी ब्राह्मण बंधुओं को क्षेत्र के हम धन्यवाद देंगे। साथ ही आज महामानव श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। साथ ही पूर्व मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।